गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कैथोड किरणों का अध्ययन किया था। जब कैथोड किरणों की खोज हो गई और उससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिकों के दिमाग में यह विचार आया कि विसर्जन नली के अंदर पहले उदासीन कण लिया गया था, चाहे वो हाइड्रोजन का अणु हो या फिर परमाणु जो लिया गया था सोडियम वेपर, सोडियम की वाष्प, वह भी उदासीन था। तो फिर जब उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा रहा है उससे ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे वहां कोई धनावेशित कण भी उपस्थित होगा। यह विचार कई वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया। इसी क्रम में गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को पुनः किया और एक प्रकार की धनावेशित कणों के बारे में खोज किया, क्योंकि पहले परमाणु या अणु उदासीन थे और अचानक से विभवांतर उत्पन्न करने पे वहां पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि उसी समय कोई न कोई धनावेशित कण भी उत्पन्न हो रहा है। इसी विचार को संज्ञान में लेते हुए गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग को पुनः किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में छिद्रयुक्त कैथोड लिया और छिद्रयुक्त कैथोड लेने पर निम्न दाब पर उच्च विभवांतर उत्पन्न किया तो देखा कि कुछ प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही हैं। इन्हीं किरणों को नाम दिया गया एनोड रेज। एनोड किरणें, इन्हीं किरणों को नाम दिया गया एनोड किरणें। एनोड किरणें धनावेशित होती हैं क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर जा रही है, अतः यह धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। तो गोल्डस्टीन का प्रयोग क्या था, गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली में छिद्रयुक्त कैथोड लिया और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य निम्न दाब पर बहुत ही उच्च विभवांतर को उत्पन्न किया तो देखा कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन कर रही हैं। इन किरणों को नाम दिया गया एनोड रेज। अब आते हैं इन किरणों के गुण क्या क्या है। पहला गुण, एनोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं जैसा कि कैथोड किरणों में होता है। एनोड किरणें एक सीधी रेखा में गति करती हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। एनोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे यहाँ पे ये H+ आयन से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन से मिलकर बना हुआ है। तो कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरा, एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में यह ऋण प्लेट की ओर जाती है। चूंकि एनोड किरणें ऋण प्लेट की ओर जा रही हैं, अतः यह धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। फोर्थ पॉइंट, एनोड किरणें अपने मार्ग में पड़ने वाले गैसों को आयनीकृत कर देती है। एनोड किरणें अपने मार्ग में पड़ने वाले गैसों को आयनीकृत कर देती है। अगला पॉइंट, एनोड किरणें धातु की पतली प्लेट को पार करके दूसरी ओर चली जाती है, अर्थात एनोड किरणों में धातु की पतली चादर को बेधने की क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनोड किरणें धातु की
सतह से टकराने पर ऊष्मा उत्पन्न करती है, क्योंकि वो अपनी गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एनोड किरणों के लिए E/m का जो अनुपात है वह E/m का अनुपात निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित होता है। अर्थात एनोड किरणों में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए यहाँ आप देखें तो एक H+ आयन है और एक H+ आयन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है, और H+ आयन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg। तो यहाँ भी E/m का अनुपात ये है। E फॉर आवेश, इलेक्ट्रॉन का E आवेश के लिए लिया गया है, और m फॉर मास। तो E/m का अनुपात यहाँ है। लेकिन यहीं पे यदि सोडियम के लिए देखा जाए, सोडियम आयन के लिए, तो सोडियम आयन पे आवेश होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास कितना है इसका? 23 U, 23 × 1.6 × 10⁻27। दोनों केस में आप देख रहे हैं E/m का अनुपात सेम नहीं आ रहा है। अर्थात एनोड किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निश्चित नहीं होता है, और यह अनुपात विसर्जन नली में लिए गए गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विसर्जन नली में कौन सी गैस ली गई है। अलग अलग गैसों के लिए यह अनुपात अलग अलग आएगा। अगला पॉइंट, यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस ली जाए, यदि विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस ली जाए तो एनोड किरणें जिन धनावेशित कणों से बनी होती है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, एनोड किरणें किससे बनी होंगी? प्रोटॉन से। इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई तो कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान जोड़ दिया जाए तो वह परमाणु के द्रव्यमान के बराबर नहीं आ पा रहा है। इससे वैज्ञानिकों के विचार में आया कि परमाणु में कुछ और भी कण हैं जिनको अभी खोजा नहीं गया है, और इसी विचार को आगे प्रोसीड किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बमबारी की और यह देखा कि बेरिलियम धातु का नाभिक कार्बन परमाणु के नाभिक में परिवर्तित हो जा रहा है और कुछ उच्च ऊर्जा वाले उदासीन कण बाहर निकल रहे हैं। इन्हीं उदासीन कणों को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि बेरिलियम परमाणु का नाभिक कार्बन परमाणु के नाभिक में बदल जा रहा है और कुछ उच्च ऊर्जा के उदासीन कण बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन। अब आते अल्फा कण क्या होता है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। वास्तव में जो हीलियम परमाणु होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि इसी हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बचेगा
हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ पे 2 इकाई धन आवेश आएगा। इसी हीलियम 2+ को हम कहते हैं अल्फा कण। एक अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीलियम 2+ या हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, और इसी अल्फा कण की बमबारी की गई थी बेरिलियम धातु की पतली पन्नी के ऊपर, जिससे बेरिलियम धातु का परमाणु कार्बन परमाणु में बदल गया और न्यूट्रॉन की खोज हुई। दूसरी चीज ये कि यह एक प्रकार की नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय अभिक्रिया है। अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया। रासायनिक क्रिया में देखेंगे तो विकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में किसी एक तत्व के परमाणु का नाभिक दूसरे तत्व के परमाणु के नाभिक में बदल जाता है, और यहाँ बहुत ही उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसा कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में होता है। तो यह एक नाभिकीय अभिक्रिया है, और इसी के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई। धन्यवाद।